तुझ पर हंस रहे हैं जो, वही लोग कल तेरा गुणगान करेंगे। करके दिखा दे कोई कमाल, तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। इसी लाइन के साथ, मोटिवेशन लाइन के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सब एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। ये लाइनें मैंने क्यों बोली, क्योंकि ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कोई लोग मुझ पर हंसेंगे, मैं कुछ करके दिखाऊंगा तभी जाके लोग मेरे पे अभिमान करेंगे। वही को कैरी, इसी चीज को कैरी करते हुए थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम दिया, और एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम देने के बाद, ठीक है, उनको नोबेल प्राइज मिला। पर बाद में कुछ ड्रॉबैक्स आई, कमियां आएंगी, क्योंकि लोग उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उसका एग्जाम्पल लेके कुछ काम किया है। हर कोई भगत सिंह बनना चाहता है, पर भगत सिंह का एग्जाम्पल सेट करके ही बना जा सकता है। ये नहीं कि मैं भगत सिंह, पर कैसे भगत सिंह, क्योंकि वो ऐसा था। तो कंपेयर नहीं कर रहा, वो अपने आप के अंदर वो छवि को देख रहा है। अगर आप साइंस क्लासेज अटेंड कर रहे हैं तो साइंस जैसी फीलिंग्स आनी चाहिए कि हम ये चीज पढ़ क्यों रहे हैं। व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट एटम, व्हाट इज द यूज ऑफ एटम, एटम का यूज क्या है। जैसे मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको एग्जांपल दिया डिस्चार्ज ट्यूब का, कि आपके घर पे जो ट्यूबलाइट लगी हुई है, आप एलईडीज ट्यूबलाइट, मैंने इवन आपको रिमोट का एग्जांपल दिया, तो आप लाइट को कैसे कैरी कर सकते हो एक रूम से दूसरे रूम के अंदर विदाउट लूजिंग एनर्जी। तो ये चीजें आपने खुद सोचनी है, इन्वेंट करनी है, क्योंकि आपका यंग माइंड है, आप यंग माइंड को और अच्छा कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पे, दैट इज सब एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, जो किसने दिया, जे थॉमसन ने, जिनको नोबेल प्राइज मिला इस चीज के लिए। बहुत पुराने समय की बात है ये, आज के समय में आप कहते हो ये तो बहुत छोटी सी बात है, पर बेस तो यही है, इससे ही चलना पड़ता है। इन्होंने क्या कहा, एटम एक स्फीयर है, किसका, पॉजिटिव चार्ज का। एटम एक गोला है पॉजिटिव चार्ज का, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन अंदर क्या है, धसे हुए हैं, गड़े हुए हैं, और ये पूरा का पूरा स्फीयर किसका है, पॉजिटिव का। तो इसके मॉडल को कुछ नाम दिए गए, इट्स जस्ट लाइक अ प्लम पुडिंग मॉडल। जैसे खीर होती है, खीर के अंदर किशमिश पड़ी होती है, खीर का जो दूध है जो क्या हो गया, और जो चावल है वो क्या हो गया, पॉजिटिव स्फीयर, और जो दाखें पड़ी हुई हैं वो क्या होगी, या किशमिश जो पड़ी हुई है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये वाटरमेलन मॉडल। आप तरबूज को काटते हो, तरबूज का जो रेड पार्ट है वो क्या है, एक स्फीयर काट लिया आपने, जो रेड पार्ट है वो क्या, पॉजिटिव चार्ज, और बीच जो नजर आ रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो उन्होंने ये कहा कि एटम क्या है, एटम एक स्फेरिकल मॉडल है पॉजिटिव चार्ज का, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गड़े होते हैं। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और ये बात सही भी थी। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रिकली, एटम एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्ट होता है, जिसमें प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सारी चीजें आप 9th में पढ़ के भी आए हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये किसका है, एटम का है। तो एटम हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल। इसकी कुछ कमियां निकाली गई, कमियां किसने निकाली, ड्रॉबैक्स आई, क्योंकि इन्होंने एक बात की कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, बिल्कुल बात सही थी, पर कि इसमें पॉजिटिव चार्ज ही बना है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड है। कुछ चीजें ड्रॉबैक्स बनी, कमियां बनी, और वो किसने अच्छे से प्रूव करके दिया, वो प्रूव करके दिया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड बहुत ही रिचेस्ट पर्सन था अपने टाइम का, क्योंकि वो उसकी एक कंपनी थी रेडियो एक्टिव मटेरियल की, तो उसके जो एम्प्लॉयज थे वो रेडियो एक्टिव मटेरियल के ऊपर काम कर रहे थे। तो ड्यूरिंग दैट वर्क, तो उनके जो कलीग्स थे वो आए, एम्प्लॉयज आए कि सर हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जरा उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले ये जान ले अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं, इसे +2 चार्ज जो कैरी करता है, हैवी पार्टिकल्स होते हैं ये। हैवी पार्टिकल क्यों बोला, क्योंकि ये +2 चार्ज कैरी करते हैं, और मास इसका हमेशा 4 टाइम्स 4 गुना होता है प्रोटॉन से, या 4 AMU भी कहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आप करके आए हो, कार्बन बम्बार्ड किया था, बेरिलियम को बम्बार्ड करके कार्बन 12 निकला था, प्लस न्यूट्रॉन निकला था, तो 4 टाइम्स है उस मास का। ठीक है, और जो हमेशा इसके इक्विवेलेंट है हीलियम के 2 4, तो चार्ज कैसे आया, 2 4 में से 2 माइनस कर दो, कितना आया 2, तो +2 चार्ज आया। हीलियम न्यूक्लियस को भी हम अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं, यही मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी आपको कहा था। चलिए जानते हैं रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड अकेला नहीं था जो जिसने एक्सपेरिमेंट किया, इसके एम्प्लॉयज थे, और जैसे मैंने पीछे भी कहा था, चार्डविक या गोल्डस्टीन अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। पर नाम उन्हीं का आता है जो कुछ हासिल करके दिखाते हैं, नाम उनका नहीं आता जो दूसरों को देख के जीते हैं। सो चलते हैं जरा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। लिमिटेशंस क्या है थॉमसन मॉडल की, ये स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं करता। इसी लिमिटेशन पे काम करते हुए रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, जिसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया।
ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया भी है कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हैवी पार्टिकल। किसके हैं, हीलियम का न्यूक्लियस। जो हीलियम का न्यूक्लियस उसको कहा गया, वो बम्बार्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक सोर्स लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। ठीक है, रदरफोर्ड ने लिया, मैंने क्या लिया, रदरफोर्ड ने लिया था, उसको पास किया लेड से, लेड प्लेट में से। लेड प्लेट में से क्यों पास किया, क्योंकि जब भी हम किसी लाइट को पास करते हैं, लाइट को लेते हैं, तो टॉर्च नहीं, जब मान लो टॉर्च जलाई आपने, जब आप टॉर्च ऑन कर रहे हो तो लाइट क्या होती है, ऐसे एक्सपेंड करती है ना। तो उसको मैंने सिंगल मोनो डायरेक्शन में लेके आना। अगर मोनो डायरेक्शन में लेके आना है तो मैंने एक लेड प्लेट का यूज किया। जो ये लाइटें ऐसे निकल रही थी, इस लाइट को इसने क्या दे दी, यूनिडायरेक्शन में। क्या बना दिया, यूनिडायरेक्शन। समझ में आ गए। तो लेड प्लेट से जैसे गुजरा, उसने एक फ्लोरिसेंट प्लेट लगा रखी है, उसके बीच में, इस फ्लोरिसेंट प्लेट के बीच में ये ऐसा है डायग्राम, मैंने आधा लिया इधर, तो बीच में क्या लगाया, गोल्ड फॉइल। जैसे लाइट गई, कुछ लाइट तो बीच में से गुजर गई, कुछ लाइट डिफ्लेक्ट होगी कुछ छोटे से एंगल पे, देख रहे हो, और कुछ लाइट रिबाउंड होगी। ये ऑब्जर्वेशन इसको देखने को मिली। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन देखने के बाद फोटोग्राफी प्लेट आपको पता है, यानी मैंने किसको क्या, फ्लोरिसेंट मटेरियल को, जो किसका बना होता है, जिंक सल्फाइड। ठीक है, गोल्ड फॉइल पे टकरा के हमें ये सारी ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट विदाउट एनी बैरियर, किसी बिना बैरियर के वो पास हो रही है। फ्यू पार्टिकल्स शो डिफ्लेक्शन, कुछ पार्टिकल ने यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो की, ये दिख रही है आपको नजर, वेरी शॉर्ट एंगल पे डिफ्लेक्शन शो की। ठीक है, एंड थर्ड 20,000 में से कोई एक रेयरली रिबाउंड होती है, रिबाउंड मतलब वहीं से टकरा के वापिस आना। क्या कंक्लूड किया रदरफोर्ड ने, यहाँ से रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि जो ये अल्फा पार्टिकल हैं जो पास हो रहे हैं स्ट्रेट, तो यानी इनके बीच में क्या, एम्प्टी स्पेस है। क्या प्रेजेंट है, एम्प्टी स्पेस, यानी इनके बीच में कुछ गैप है, इसलिए ये क्या जा रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, उसमें से बीचों बीच निकल गए। अरे भाई एम्प्टी स्पेस होगा तभी तो जाएंगे। मान लो ये फिंगर्स है, इनके बीच में एम्प्टी स्पेस है, तो ये मार्कर निकल गया। अब ये लाइट आई, यहाँ टकराई, तो ये वापस इस पे एंगल पे वापस चलेगी। अब ये लाइट आई, तो देख रहे हो आप सभी लोग, अब आपको सही क्लियर समझ में आएगा। ये है, तो यहां से लाइट है, ये मार्कर क्या है, लाइट, ये आई निकल गई। ठीक है, यहां से अब दूसरी लाइट आई, दूसरी लाइट आ रही है, तो दूसरी लाइट यहां से टकरा के यहां चली वापिस उसी एंगल। तीसरी लाइट आई, यहां टकराई, यहां टकरा के कुछ एंगल पे इधर चली गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेसेस है, यानी फर्स्ट पॉइंट को जो ऑब्जर्व किया था उससे कंक्लूड किया उसने। फिर उसने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट एट दी एटम। जो थॉमसन ने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज, हम पुडिंग बोला, वाटरमेलन बोला, रेड कलर को पॉजिटिव चार्ज को पूरे के पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है, ऐसा नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि पॉजिटिव चार्ज सारी जगह भरा पड़ा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कहीं था। क्यों, क्योंकि जैसे ही लाइट गई, लाइट टकरा के क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई ना, तो डिफ्लेक्ट होके उससे पता लगा कुछ रिपल्सिव फोर्स है। क्या कह रहा है वो, कुछ रिपल्सिव फोर्सेज हैं, और वो रिपल्सिव फोर्सेज क्या होते हैं, प्लस प्लस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट उसने कहा, हैवी बॉडी प्रेजेंट है बीच में। हैवी बॉडी क्यों बोला, क्योंकि बीच में से कोई एक रिबाउंड हो रही है, वापिस आ रही है, तो कोई हैवी बॉडी प्रेजेंट है, उसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो उसने, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को दो हिस्सों में बांट दिया, एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस के चारों तरफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसके साथ रदरफोर्ड ने कुछ टर्म्स इस पे डिराइव हुई। आइसोटोप क्या होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार क्या होते हैं, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन क्या होते हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज क्या होती है, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से कुछ ड्राइव हुआ, तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट पे इतना सारा काम करके हमें मॉडल क्या कराया, प्रिस्क्राइब किया कि एटम का मॉडल कैसा होता है। ऐसा एक न्यूक्लियस बीच में हैवी बॉडी है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन स्प्रेडेड होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं, इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तो ये नहीं था कि रदरफोर्ड ही सक्सेसफुल हुआ, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। चलिए ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ते हैं। रदरफोर्ड ने हमें ये बताया कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। न्यूक्लियस में न्यूक्लियस था, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन थे, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन थे जो चारों तरफ न्यूक्लियस के घूम रहे थे। यानी इस बेस पे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। रदरफोर्ड के मॉडल पे कुछ नई टर्म्स निकल के आई, वो थी जो एटॉमिक नंबर है
जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आप जानते हो जो एक्स है, ठीक है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और ऊपर ए और जेड। मैं समझाता हूं, आप अपने आप को एलिमेंट अज्यूम कर लीजिए। मैं एक एलिमेंट हूं, ये क्या है, माथा, एम फॉर माथा, एम फॉर मास नंबर। नीचे हमारे फिंगर्स होती है पैरों की, ठीक है, छोटी छोटी है। एटम भी कैसा है, छोटा छोटा होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे जेड से। मास नंबर ए टू जेड, ए टू जेड, ए मास नंबर, जेड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी जितना एटॉमिक नंबर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 11, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11। यही तो थॉमसन ने कहा था कि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, यानी एटम क्या होगा, न्यूट्रल। तो इसके बेस पे क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एटम क्या हो गया, न्यूट्रल। बात समझ में आई, ये टॉपिक क्या था। नाउ एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आई नो दैट कि आप 9th में सारा पढ़ के आएंगे, तो थोड़ा सा आगे ही ले जाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। तो एटॉमिक मास नंबर का निकालने का तरीका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दीजिए। प्रोटॉन ऊपर से 11 आ गए हैं, ठीक है, मुझे मास नंबर निकाल का है, ठीक है, वो मुझे प्रोटॉन दे देता है न्यूट्रॉन 20, तो मास नंबर कितना निकल के आ गया 20, ओके। नाउ आइसोटोप क्या होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इनके जो एटॉमिक नंबर देख रहे हो पैर में इनके, तो पैर में एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, और मास नंबर देखिए माथे पे इनके 1 2 3, वो क्या है, अलग अलग, ठीक है। इसी तरह कार्बन, कार्बन के 3 आइसोटोप है, 12 13 14, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। आइसोमर हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जांपल आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, अलग अलग एलिमेंट ही होंगे। तो यहाँ पे 18 19 20 एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग, और मास नंबर क्या है, सेम। बोलो क्लियर है। आर्गन, पोटासियम एंड कैल्शियम, आइसोटोप, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देख लीजिए माइनस कर, ठीक है, 8 आया 8 आया 8 आया, ठीक है, न्यूट्रॉन आई 8 8 लिखे हैं, जो 6 में 14 में 6 गए 8, 15 में 7 गए 8, 16 से 8 गया। कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, आइसोटोप्स। आइसोइलेक्ट्रॉन हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कितने रह गए 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, प्लस 2 कर दिए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितने हो गए 10। फ्लोरीन का 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, टोटल कितने हो गए 10। हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो इसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स आई रदरफोर्ड की, हर एक की कमी निकलती है। मैं अपने आप को कैसे कह सकता हूं मैं परफेक्ट, ठीक है, अभी तो लर्निंग कर रहे हैं, हम पूरा जीवन ही लर्निंग का है, तो हम अपने आप को कहीं पे भी ये नहीं कह सकते कि मैं सब कुछ हूं तो ये चीजें नहीं हो सकती। तो कुछ ड्रॉबैक्स वहां पे आई, उसमें मैक्सवेल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ये था कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं ना, वो रेडिएशन की वजह से, यानी एनर्जी की वजह से घूम रहे हैं, और धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी लूज करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और न्यूक्लियस से कोलैप्स कर जाएंगे, टकरा जाएंगे। यही बात पुराने जो ऋषि महर्षि होते थे, उन्होंने बात की थी कि पृथ्वी जो है घूमते 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 एक दिन सन में जाके गिर जाएगी, ठीक है। तो ये इसका कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो जो रदरफोर्ड था इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल है या अनस्टेबल है, क्या वो पूरी जिंदगी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा या जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। नो आइडिया अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम, कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। इसके बारे में जो आइडिया दिया वो बोहर्स मॉडल ने दिया। तो थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, जिसके बेस पे हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको मजा आया होगा इस लेक्चर की स्टोरी सुनने में। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बुक रीडिंग पे ध्यान देंगे, और बुक रीडिंग पे ध्यान देते हुए इन स्टोरीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो आपको मोटिवेट भी करेंगी, आपके अंदर कुछ मतलब बात बने कि हम कुछ कर सकते हैं, तो वो चीजें आपको सीखनी, सिर्फ ये नहीं चैप्टर पढ़ रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।